इसका अमली मुजाहिरा लाल मस्जिद के अंदर इस चीज़ को देखा। तो जब मैं बाहर निकली, मेरे कपड़े खून से रंगीन थे, मेरे हाथ अपने भाइयों की लाशें उठा उठा के, अपनी बहनों की लाशें उठा उठा के, मेरे हाथ जो थे वो खून से रंगीन हुए हुए थे। जी आगे चलते हैं। फातिमा, आप ये बताएं कि आप काफ़ी, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये बताएं कि आप क्या किसी के दबाव पर वहाँ पर मौजूद थीं, या आप ये समझती हैं कि आपका वहाँ पर रहना दुरुस्त था? क़तआन में किसी के दबाव पर वहाँ नहीं रुकी थी। मैं मदरसा था, मैं पढ़ने के लिए गई थी। वहाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक कुरान करीम पढ़ती थी। सुबह सहरी टाइम उठती थी, बाजी हमारी क्लास में आती थी, मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी। हमारे कुरान पाक पता नहीं खुले ही पड़े रह गए थे कि हम आगे थे। जब पहली मरतबा हमला हुआ, यकीन जाने हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, हम कुरान करीम पढ़ रहे थे, अचानक जब फायरिंग की आवाज़ आने शुरू हो गई, गोले बरसे। कुरान करीम हमें याद नहीं कि हमने बंद किए या नहीं, और आज वही कुरान करीम जामिया अफसा के अंदर जल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताएं कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ठीक है, आपके इस वक्त जज्बात जो हैं उनकी हम कदर करते हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इस पे हमें काफ़ी अफसोस है, लेकिन लोग ये पूछते हैं कि वहाँ पे इतना असला जो है वो क्यों था? असला बिल्कुल नहीं था। आप मेरी बात यकीन करें, हम देखना अलग चीज़ होती है और बाहर से सुनी सुनाई बात पर अमल करना अलग होती है। मैं इनसे भी ये बात पूछना चाहूँगी। इन्होंने कहा है कि 2004 से लेकर ये असला आ रहा था। वो कौन सी गाड़ी थी जिस गाड़ी पर कितना असला आया था? हमें भी बताया जाए कि 10,000 तलबा तालिबात वहाँ मौजूद थे, हमारे शाखों समेत, किसी को पता नहीं चला। और इन्होंने ये बात, मुझे बहुत दुख हुआ, ये बात भी कही कि आग तब लगी कि अंदर जो है वो इन्होंने वो रखे हुए थे। जी जनरल साहब, ऐसी खैर गीज नहीं थे, हम अंदर से आए। मैं आपकी बेटी की जगह पर हूँ, खुदा की कसम हमारे ऊपर जुल्म पर जुल्म हो रहा है। कुछ भी नहीं था, ना बम थे ना कुछ था, कोई ऐसा नहीं था जिसको आग लगने, जिस पर आग लगने, जिसकी वजह से मदरसे में आग लगी। बाहर से गोले आ रहे थे जिसकी वजह से हम 3 दिन तक वहां रहे। आते थे गोले और कुरान करीम हमारे सामने जलते थे। हमारे पास पानी नहीं होता था कि हम उन्हें बजाएं। हमारे बाजियों की हदीस की बड़ी बड़ी किताबें वहां जल रही होती थी। हम अंदर से जल रहे होते कि काश की कोई चीज ऐसी हो, हम इनके ऊपर से आग बुझा दे। खुदा की कसम कोई बम कोई असला वहां पर नहीं था। गाजी साहब ने एंड में जो बच्चे निकले उनको कहा है कि हम सिर्फ 14 या 15। बेटा, आप खुदा की कसम खा रही हो, लेकिन वो जो अंदर से मुजाहमत हो रही थी, गोलियां 10 कमांडोज एसएसजी के मारे गए, वो किस असले से मारे गए? देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब गज़वा उहद हुई, ये गज़वा उहद की याद ताज़ा हुई है, गज़वा बदर की याद ताज़ा हुई है। एक तरफ 313 मुसलमान थे, दूसरी तरफ मुसल्लह कुफ़ार थे। तो जब मुसलमानों ने उन पर फतह पाई तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर ये आयत उतारी, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए हबीब, तूने नहीं इनको मारा, तू तो अपना तीर फेंक रहा था, लेकिन हकीकत में वो तीर अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ने इस चीज को ताज़ा किया है कि हमने वो नहीं किया, वो अल्लाह की हमारी। अब मेरा ख्याल है जनरल साहब आप जरा थोड़ा सा जवाब दे दें। ये कह रही हैं जी कि मैं आपकी बात काट रही हूँ कि इन्होंने जो गाजी साहब, हमारे जो शहीद गाजी साहब जो हैं रहीमहुल्लाह, उनके बारे में ये कहा कि 2004 में देखें उनकी जो गाड़ी थी, जो उन पर इल्ज़ाम लगा था कि वो सुजुकी महारान है, ठीक है, और उसमें CNG की किट लगी हुई थी पीछे, और ये कहा गया कि इसमें वाफर मिकदार में लॉकेट लॉन्चर रखे गए। देखें आप खुद मुझे बताएं कि सुजुकी महारान होती कितनी सी है, पीछे उसकी जो है उसमें CNG की किट है, और आगे उसमें वाफिर मिकदार में लॉकेट लॉन्चर रखने की जगह कहाँ है? अच्छा, दूसरी तो बात, जो लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं वो अपनी बातों की तरफ इस सवाल का जवाब मैं और भी कहूंगी कि अगर वाकयातन असला था तो मीडिया को हकीकत से आगाह करने के लिए फौरन क्यों नहीं अंदर जाना? ये आपका सवाल पड़ी थी, ये आपका सवाल ठीक है कि धो करके तो मीडिया को अंदर, वो लाशें किधर की हमारी? ये जनरल साहब एक सवाल वैलिड है, सवालों के जवाब मुझे मौका मिल जाए, क्योंकि काफी जज्बाती गुफ्तगू हुई है। मैं जज्बाती गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, ना मैं रो धो सकता हूँ, लेकिन मैं जरा, बहन मुझे बात कर लें बेटी। अब जरा आपने काफी की, मैं जरा इनके जवाब दे लूं। पहली तो बात यह है कि ये बड़ा नपातुला और एहतियात से किया गया ऑपरेशन था। अगर फौज अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहती तो सिर्फ गनशिप हेलीकॉप्टर के 2 रॉकेट्स के साथ पूरी बिल्डिंग जो है वो जमीन के साथ बराबर हो जाती, लेकिन उसमें बहुत जाने जाती। फौज ने SSG को एक्सपोज ही इसीलिए किया और उनकी जाने गई, उनके जख्मी हुए, 30-40 के करीब जख्मी हुए, तो वो कोई शबरात के पटाखों से तो जख्मी नहीं होते, गोलियां लगी हुई हैं उनको, ग्रेनेड के शरपनल्स हैं जो कि अंदर से आए हैं।
अब ये कहना कि जी ये हक व बातिल की जंग थी या जंगे ओहद था और या कुफार थे, मैं समझता हूँ बड़ी गलत बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान की फौज है, वो सारे मुसलमान हैं और शायद उतने ही बेहतर मुसलमान हैं जितने ये हैं, लेकिन इनका कसूर नहीं, क्योंकि इनके माइंड को ट्रेन किया गया। जो चीज साबित हो रही है वो ये है कि मदरसे जो हैं वो अपने तालिब इल्मों को, कुछ मदरसे बिल्कुल ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, जिनको ये 100% यकीन है कि वो हक पर हैं, जो वो करते हैं वो सही है, चाहे वो औरतों को किडनैप करें, चाहे वो लाइब्रेरी पे कब्जा करें, चाहे वो मारपीट करें, चाहे डंडे उठा के अपना वो बाहर जाएं और लोगों को कार चलाने से रोकें, जो भी वो करते हैं वो हक पर है। तो ये एक माइंड ट्रेनिंग है और उस माइंड ट्रेनिंग का मुजाहरा हो रहा है। जहां तक वहां पर 1500 लाशें गिरी हुई थी एंड ऑल, वहां से तो अकॉर्डिंग टू जो हमें मतलब है, मैं खुद तो वहां गया नहीं हूं ना, मुझे मैं था, लेकिन जो अभी तक लाशें वहां पर बरामद हुई हैं कब्रों से, वो तो सिर्फ 2 लाशें बरामद हुई हैं। तो वो 1500 की लाशें कहां भरी की? उस कंपाउंड में तो नहीं है ना, वहां से कोई निकल सकता था क्योंकि बाहर तो कॉर्डन था रेंजर्स और पुलिस का, अगर होती तो वहां से ही बरामद होती। जहां तक अब जर्नलिस्ट को लेट ले जाने का ताल्लुक है, जब वहां पे लाशें पड़ी हुई थी, वहां पे जब खून पड़ा हुआ था, तो एकदम जर्नलिस्ट को ले जाते तो एक बड़ा एक घनौना और वो एक बड़ा हॉरिबल जैसा सीन होता, क्योंकि लाशें पड़ी हुई थी सारी। दूसरी बात यह है कि बूबी ट्रैप्स लगी हुई थी। अब बूबी ट्रैप्स को डिफ्यूज करने में टाइम लगता है। जर्नलिस्ट जो है अगर कोई गलती से भी स्टेप कर लेता किसी बूबी ट्रैप पे या किसी, और ये बूबी ट्रैप्स लगाना बड़े एक्सपर्ट्स का काम है, ये तालिबात का काम नहीं है, जो कि ये साबित करता है कि अंदर मिलिटेंट्स थे, एक्सपर्ट्स थे। ट्रेंचेस किस लिए बनी हुई थी? आपने खुद भी देखा होगा ट्रेंचेस अंदर बनी हुई। अब ट्रेंचेस जो बनवाई हैं तो लड़ाई के लिए बनाई हैं, तैयारी की गई है बाकायदा। हम दोबारा बात करते हैं, हमारा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद खुशामदेद। अब हम बात करते हैं सूरत हाल पर। इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन आसमा जहांगीर साहबा के साथ लाहौर में मौजूद है हमारे साथ। उनसे हम पूछेंगे कि ये जो ऑपरेशन हुआ जामिया हफ्जा और लाल मस्जिद में इंसानी हकूक़ के हवाले से, इसके बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है। आसमा जहांगीर। देखिए, लाल मस्जिद के कई लोग जो अंदर थे, जो कुछ वो कर रहे थे, उस पर एक्शन तो ज़रूरी था और बर वक्त ज़रूरी था, मगर इस तरीके का ऑपरेशन जहाँ अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल किया जाए बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मैं समझती हूँ कि ये नहायत गलत और नहायत अफसोसनाक है। आखिरकार दहशत गर्दों में और अपने रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस के रद्द अमल में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। तो अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल ना करती तो क्या करती? देखिए, हुकूमत जब भी कोई यूज़ ऑफ फोर्स करती है उसमें कोई कवायद होते हैं। मसलन ऑपरेशन किया, पहले तो आप ये देखें कि कई महीने कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। अगर कानून हाथ में किसी ने लिया था लाल मस्जिद में, तो उनको क्यों नहीं पकड़ने की पहले कोशिश की गई, बजाय इसके कि जी ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। उनको अपीजमेंट की एक पॉलिसी थी, उनको शाबाश भी देते थे, उनकी तारीफ भी करते थे। एक चेन ऑफ कमांड होता है, यानी ऑपरेशन में हमें पता चले कि किस वक्त किसने ये फैसला किया और किस बिना पे किया कि अब यूज़ ऑफ आर्म्स हो, फायर होगी। और फिर चेन ऑफ कमांड के अलावा एक रूल्स होते हैं ऑफ इंगेजमेंट भी, कितनी फायर पावर किस वक्त इस्तेमाल होगी। मैं ये जानना चाहूँगी ऑपरेशन के दरमियान जो वहाँ पे नॉन कम्बैटेंट्स थे, यानी इनोसेंट लोग, बच्चे, औरतें और बाकी जो कि वैसे गए हुए थे, उनको बचाने की क्या क्या कोशिश की गई। ऑपरेशन के दौरान रोका गया, आवाज़ें लगाई गई, उन्हें बाहर बुलाया गया, और जो हमें इतलात मिली हैं, जो हमने टीवी पे देखा है, जो हमने वहाँ पे सहाफ़ी और बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे उनसे